हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं ज़ैगल के बारे में। ज़ैगल के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई थी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया था ज़ैगल का। ये बात की थी कि कंपनी में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है और क्यों मैं उस स्टॉक में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। उसके बाद मैंने बात की थी कि क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है ज़ैगल के साथ। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करूँगा टेक्निकल्स के बारे में और बात करूंगा कि मैं इस स्टॉक को कहां पर खरीद रहा हूं, कहां पर बेचूंगा, कहां पर और ज़्यादा खरीदूंगा। फाइनली मैं बात करूंगा वैल्यूएशंस के बारे में कि स्टॉक की वैल्यूएशंस कैसी नज़र आ रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और ना ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकता हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल और रिसर्च पर्पज से ही देखिएगा। सबसे पहले टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, आज के दिन में ये स्टॉक बहुत बुलिश लग रहा है। बुलिश तो लग रहा है क्योंकि लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाए जा रहा है। ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है जहां पर इस स्टॉक ने अपना मार्च 24 का ऑल टाइम हाई जो 400 के आसपास था उसको ब्रीच किया था विद डिसेंट वॉल्यूम्स। तो मुझे स्टॉक बड़ा बुलिश नज़र आ रहा है। हालांकि इस वीक की जो कैंडल है वो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, वो बेरिश कैंडल है। आप देखेंगे कि विक बहुत लंबी है और नीचे वाली जो बॉडी है वो बहुत छोटी है। इसका मतलब क्या है कि जब स्टॉक 500 के आसपास गया तो जो बेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो गए मार्केट में और उन्होंने स्टॉक को नीचे खींच लिया। हालांकि जब तक रेट 400 रुपये से ऊपर है, जनरली मैं कहूँगा कि स्टॉक अभी भी बुलिश है। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये टेक्नोलॉजी न्यू एज कंपनी है जहाँ पर प्राइस एक्शन ना बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। ठीक है, यहाँ पर बैटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सट्टा चलता है। तो ये कंपनीज ना बहुत जल्दी मूवमेंट ऊपर और नीचे दिखाती हैं। तो स्टॉक कभी भी 30%, 35%, 40% करेक्ट कर जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आपने मार्च 2024 में देखा था कि स्टॉक लगभग 40% करेक्ट कर गया था, है ना। कोई खास बड़ा फंडामेंटल रीज़न था नहीं उसके लिए। हालांकि मैंने पर्सनली इस स्टॉक में पोजीशन ऑलमोस्ट 400 के लेवल के आसपास ली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो सेटअप है, स्टॉक का सेटअप है, वो ओवरऑल बहुत बुलिश है। अभी मैंने अपने पोर्टफोलियो का 40% के आसपास इन्वेस्ट किया है, 40 से 50% के आसपास। अभी मैं इस स्टॉक को थोड़ा टाइम दूंगा, लेट इट प्रूव इट सेल्फ, है ना। क्योंकि जब तक खुद स्टॉक अपने आप को प्रूव नहीं करेगा ना टेक्निकली, तब तक मेरा पैसा डालने का कोई मतलब नहीं है। 30 वीक मूविंग एवरेज से ऊपर है। अगर ये ब्लू ट्रेंड लाइन जो मैंने दिखा रखी है 400 के आसपास, इससे नीचे आ जाता है तो मैं सिर्फ 25% अपनी होल्डिंग का रख लूँगा और 25% को बेच दूंगा। यानी मैं बेरिश होने लग जाऊंगा इस स्टॉक में। अगर ये स्टॉक अपना 30 वीक EMA जो आज के दिन में 300 के लेवल के आसपास है वहाँ पर जाता है तो ब्रीच करता है, उससे नीचे चला जाता है, तो इस स्टॉक में मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाऊंगा और इस स्टॉक को सारा बेच दूंगा। फिर मैं यहाँ पर पैसा नहीं लगाऊंगा, फिर मैं इंतजार करूंगा कि कब स्टॉक ऑल टाइम हाई बनाए और तब मैं पैसा डालूं। ये टेक्निकल्स की बात हो गई। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। देखिए, न्यू एज कंपनीज को वैल्यूएट करना ना थोड़ा सा टेढ़ा काम है। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि न्यू एज कंपनीज पे ना हम पैसा इसलिए नहीं लगा रहे कि वो आज क्या कर रहे हैं, हम पैसा इसलिए लगा रहे हैं कि वो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। यानी ज़ैगल आज तो चलो 5,000 करोड़ की कंपनी है, XYZ इसका धंधा आता है, ये ग्रो करने की कह रही है, लेकिन हम इसमें पैसा इसलिए नहीं लगा रहे आज क्योंकि आज इसकी वैल्यूएशंस बहुत बढ़िया हैं। आज के दिन में ये पी लगभग 90 के आसपास है और अगर अदर इनकम को हटा देंगे तो इसकी पी लगभग 140 के आसपास हो जाएगी। तो आज के दिन में ये स्टॉक बहुत महंगा है। लेकिन ज़ैगल कह रहा है कि अगले 4-5 साल तक हम 40-50% से ग्रो करते रहेंगे। हिस्ट्री इनकी कहती है कि ये पिछले 4-5 साल से 40-50% से ग्रो किए हैं और हो सकता है फ्यूचर में भी करेंगे। अगर ज़ैगल फ्यूचर में 40-50% से लगातार ग्रो करता रहा और अपने मार्जिन्स को भी मेंटेन करता रहा या फिर इंप्रूव किया जैसे कि मैनेजमेंट क्लेम कर रही है, तो इस स्टॉक को खरीदने का आज फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आज के दिन में ये स्टॉक सिर्फ अगर PE पे देखेंगे तो बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन PE को अकेला देखना इज नॉट राइट वे टू सी द वैल्यूएशंस ऑफ एनी कंपनी। हमें क्लब करना है उसकी ग्रोथ के साथ। तो हम रेशो जो आज के दिन में देखेंगे वो देखेंगे PE डिवाइडेड बाई ग्रोथ, यानी प्रॉफिट में ग्रोथ कितनी आ रही है, जिसको बोलते हैं पेग रेशो। पेग रेशो आज के दिन में ज़ैगल का 2 के आसपास है। अब 2 पेग रेशो बहुत ज़्यादा बढ़िया या बहुत ज़्यादा सस्ता पेग रेशो नहीं है। अगर कोई यूँ कहे कि 2 की पेग पर मैं कोई स्टॉक खरीद रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि भाई सस्ता स्टॉक तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सस्ता स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। ये बात गांठ बांध लीजिए कि ज़ैगल सस्ता स्टॉक नहीं है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 40% से 50% से या उससे भी ज़्यादा ग्रो करेगा अगले 4 साल में। और अगर ये कर देता है तो आज के रेट पर अगले 4 साल का ज़ैगल हमें सस्ता लगने लग जाएगा, मैं ये बात बोल रहा हूँ। इसके बाद वैल्यूएट करने का हम एक और मल्टीपल लेते हैं, मार्केट कैप टू सेल्स। यानी आज के दिन में मार्केट कैप स्टॉक की कितनी है, लगभग 5,000 करोड़ की, और सेल्स ये स्टॉक कितनी कर रहे हैं उनको डिवाइड कर रहे हैं, वो हमें नजर आता है लगभग 6 या 7x के आसपास।
अब 6 और 7 का क्या मतलब है? 6 और 7 का मतलब आप समझ लीजिए इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कंपैरिजन में। हैपे एक कंपनी है जिसको क्रेड ने खरीदा था ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के आसपास। क्रेड ने खरीदा था 2-3 साल पहले। उस समय जो हैपे थी दैट वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी। 45 करोड़ का हर साल हैपे नुकसान खा रही थी, ईबिटा पर भी और पैट पर भी। उसके लिए क्रेड ने 1400 करोड़ रुपए दिए थे। तो पी रेशो तो वहां की निकलेगी नहीं क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं था। ईबिटा रेशो का भी कोई लॉजिक नहीं है। तो वहां पर हम देखेंगे मार्केट कैप टू सेल्स। वहां पर मार्केट कैप टू सेल्स थी ऑलमोस्ट 19x थी, यानी क्रेड ने 19x सेल्स पर पैसे दिए थे। आज के दिन में हम जो इस स्टॉक को खरीद रहे हैं वो 6x स्केल पर खरीद रहे हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल पेयर्स हैं जैसे वैक्स है या सडेक्सो है या पिन इंटरनेशनल है, वो लगभग ट्रेड करते हैं 5x 4x की मार्केट कैप टू सेल्स पर। तो उस हिसाब से भी ज़्यादा बुरा नहीं है स्टॉक। लेकिन जो इंटरनेशनल पेयर्स हैं वो ट्रेड करते हैं पीई ऑफ अराउंड 15 या 16। अब यहाँ पर इशू है 15x या 16x की पीई पर हमें स्टॉक मिल जाएगा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखते हैं। लेकिन उसमें और जेगल में क्या अंतर है? जेगल ग्रो कर रहा है 40-50% से और वो ग्रो कर रहे हैं 10% से। तो अब हम देखेंगे कि पैग रेशो क्या है जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं। तो पैग रेशो उनकी आती है 1 के आसपास। हम जेगल को खरीद रहे हैं 2 की पैग रेशो का, यानी जेगल डबल महंगा है। अगर हम ग्रोथ को भी कंसीडर कर लेते हैं तो भी ठीक है। तो हम महंगा स्टॉक खरीद रहे हैं, हम सस्ता स्टॉक नहीं खरीद रहे, ये बात समझ लो। अगर डिवैल्यूएशन हो जाती है स्टॉक की तो हमारा पैसा चौपट होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हम रिस्क ले रहे हैं मैनेजमेंट पर, घोड़े के जॉकी के ऊपर। जॉकी कह रहा है कि 40-50% से ग्रो करके दिखाऊंगा अगले 4-5 साल से। अगर उन्होंने ग्रो कर दिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ग्रोथ घट के 40-50% से भी 20% भी आ गई ना तो भी मुझे पता है कि स्टॉक मार्केट हमें पटक पटक के मारेगी। ठीक है, तो जेगल की वैल्यूएशन इज अ वेरी ट्रिकी पार्ट। अब मैंने एक्सेल शीट बनाई है, एक्सेल शीट में भी मैंने वैल्यूएशन करने की कोशिश की है। उस वैल्यूएशन को लेके बैंक में मत चले जाना और अपना सारा पैसा मत लगा देना, क्योंकि न्यू एज कंपनी की वैल्यूएशन इज अ वेरी ट्रिकी थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव होकर काम किया है। यहाँ पर जो मैंने सेल्स ग्रोथ दिखाई है वो सिर्फ 35% की कंसिडर की है। मैनेजमेंट 45-55 की बात कर रही है, मैं कंजर्वेटिव होकर 35 लेता हूँ। ईबिटा मार्जिन मैंने 2028 में 10% का लिया है, आज के दिन में 9% के आसपास का। मैनेजमेंट कह रही है कि 2028 तक शायद 15-16 के ईबिटा मार्जिन हम मारने लग जाएंगे। मैं अगेन कंजर्वेटिव हो जाता हूँ, मुझे नहीं लगता कि हमें 15% 16% का ईबिटा मार्जिन कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, कंजर्वेटिव होकर 10% का ईबिटा मार्जिन लिया। उसके बाद मैंने पैट निकाल लिया कंपनी का क्या होगा 2028 में 180 करोड़ के आसपास होगा। मैंने फॉरवर्ड पीई कैलकुलेट कर ली। फॉरवर्ड पीई मैंने कैसे कैलकुलेट करी? आज का मार्केट कैप डिवाइडेड बाई पैट, वो आता है 2028 का 30। अब 30 का पीई इस स्टॉक के लिए बिल्कुल भी महंगा नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा बहुत सस्ता है। आज के दिन में पीई ऑलमोस्ट 140 का है अगर हम अदर इनकम निकाल देते हैं। तो इस चीज़ से क्या बात समझ में आई? इस चीज़ से ये बात समझ में आई कि स्टॉक अगर 40% से 50% से ग्रो करता रहे और ईबिटा भी थोड़ा बहुत एक्सपेंड हो जाए, 9% से 10% हो जाए, तो हमें स्टॉक प्राइस पे बढ़िया पैसा बनाया जा सकता है। इस बात से ये बात समझ में आई। लेकिन अगर ये 40% की ग्रोथ नहीं आई तो वी आर इन अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, स्टॉक इज इन अ बिग प्रॉब्लम। हमें जो इनके रिजल्ट्स हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, वो बहुत 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 ध्यान से ट्रैक करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट 40-50% से ग्रो कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट 40% से ग्रो नहीं कर पाई तो इसका मतलब ये है कि हम स्टार्टिंग मल्टीपल इस कंपनी को बहुत 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 महंगा दे रहे हैं। ठीक है, अब मैंने बेयर केस बेस केस और बुल केस बनाया है। बेयर केस में मैंने जो पीई ली है वो 40 की ली है, बेस केस में 50 की ली है, बुल केस में मैंने 60 की ली है। बेयर केस में 7% का रिटर्न बनेगा हर साल, बेस केस में 13% का रिटर्न बनेगा यानी एफडी का रिटर्न बन जाएगा। बुल केस में हमको 19% का रिटर्न मिल जाएगा यानी 2x हो जाएगा स्टॉक ऑलमोस्ट अगले 4 साल के अंदर, विच इज़ अ गुड रिटर्न। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हमारी स्टॉक से बहुत ज़्यादा है। अगर ये स्टॉक करेगा तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा, नहीं तो बहुत बुरा परफॉर्म करेगा। तो इस स्टॉक को जीरोज और 1 बाइनरी नंबर्स में ही देखना, या तो जीरो हो जाएगा या बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना। तो ये मैंने इस स्टॉक की आपको वैल्यूएशंस बता दी, टेक्निकल बता दी, कहाँ पर खरीद रहा हूँ कहाँ पर नहीं खरीद रहा। फंडामेंटल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस स्टॉक के, तो दैट्स दैट। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सभी लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिसर्च करते रहिए, पैसा ज़रूर बनेगा शेयर मार्केट में, इतना भी मुश्किल नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।